वेलकम टू पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ हरीश हॉस्पिटल। आज का हमारा टॉपिक है एमआरआई मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना। इससे पहले हमने मैग्नेटाइजेशन आपका क्या था, मैग्नेट का इंस्ट्रूमेंटेशन था, उस इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में पढ़े, जिसमें आपका मैग्नेट क्या था, मैग्नेट के टाइप कितने थे। तो मैग्नेट वाज फर्स्ट मैग्नेट वाज दैट द परमानेंट मैग्नेट, सेकंड वाज द आपका रेसिस्टिव आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड द सुपर कंडक्टिव मैग्नेट। नाउ दैट अब हम जो परमानेंट मैग्नेट, रेसिस्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड द सुपर कंडक्टिव आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसके बारे में स्टडी किए थे। इसके बाद हमने सुपर कंडक्टिव जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जिसमें आपका दिस लेयरिंग्स ऑफ जो सेक्शनिंग कट किए थे, जो होलो सिलेंडर आपका सिलेंडर जो आयरन कोर था, उस आयरन कोरिंग को एज अ सेक्शन करते थे, है ना। तो सेक्शनिंग करने के बाद हमें क्या था, उसके लेयरिंग्स था, पार्टीशन बेस्ड लेयर था, जिसमें हम उस पार्टीशन अलग अलग पार्टीशन पर क्या करते थे, इसमें फिलिंग ऑफ द नाइट्रोजन लिक्विड, फिलिंग ऑफ नाइट्रोजन, है ना, लिक्विड, फिलिंग ऑफ द लिक्विड ऑफ हीलियम एंड दैट इनसाइड ऑफ द आपके जो लिक्विड ऑफ हीलियम के आपके सुपर कंडक्टिव कॉइल्स जो कि मैग्नेट यूज करते हैं। एंड ऑल्सो इनसाइड ऑफ द सुपर कंडक्टिंग जो कॉइल था, उसके अंदर क्या था आपका लिक्विड ऑफ नाइट्रोजन। तो ये जितने भी आपके लिक्विड्स यहाँ यूज हो रहे हैं, तो उसके लिए क्यों थे आपके इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, व्हाई वी आर यूजिंग सच लिक्विड्स, बिकॉज वी यूज द डीसी करंट। यहाँ जब करंट हम फ्लो करते हैं, तो करंट जब फ्लो होगा तो क्या होगा, ओवरहीटिंग, क्या होगा यहाँ पर, ओवरहीटिंग। बट ड्यू टू दिस लिक्विड्स, ड्यू टू लिक्विड्स ये जो ओवरहीट है नहीं होगा इसमें, आप इसे कितना भी रन कर सकते हैं। बट ये इज कि उसकी जो डिग्री है, ठीक है ना, माइनस कितना होना चाहिए आपका 269, है ना। इस माइनस डिग्री सेल्सियस पर आपका कैसा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। इसको हम स्टेप करके रखते हैं। इसके लिए आपका रेफ्रिजरेटर सिस्टम्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं ताकि ये डाउन रहे। उसके लिए शीट कूलर, शीट आर एंड ऑल्सो जो हीलियम की जो लेवल्स है उसको हम रोज ही मेंटेन करके रखते हैं, रोज उसकी रीडिंग लेते हैं। एंड इसे क्यों रीडिंग लेते हैं, रीडिंग हम इसलिए लेते हैं ताकि आपका जो है ओवरहीट ना हो। ओवरहीट होगा तो क्या होगा, हैजार्डस प्रॉब्लम हो सकती है, हैजार्ड हो सकता है। और आपका अगर नीचे आता है आपका हीलियम का लेवल, तो क्विंच होने की चांसेस ज्यादा रहता है। तो दैट इज व्हाई हम यहाँ पर जो लिक्विड्स है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। सुपर कंडक्टिंग क्या कि हियर इज द जो मैग्नेट इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अपना जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इतना ज्यादा दे ताकि हम इमेजिन जो हम इमेज ले सके बॉडी का, है ना, प्रॉपर तरीके से, एक प्रॉपर क्वालिटी के साथ। दैट इज व्हाई सुपर कंडक्टिंग कॉइल्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अनदर थिंग इनसाइड, अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। किसका बात कर रहे हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जो है एक परफॉर्म करने के लिए, गुड परफॉर्मेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परफॉर्मेंस के लिए, इसके लिए बहुत जरूरी चीज है कि मैग्नेटिक की जो फील्ड स्ट्रेंथ हमेशा बनी रहे। एंड दूसरा टेम्पोरल स्टेबिलिटी हो। इट्स मींस जब भी हम जैसे मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं, जैसे एक फील्ड, एक प्रॉपर फील्ड आपका जो है बना हुआ है एक, ठीक है ना, तो इसमें आपके स्ट्रेंथ यूनिफॉर्मिटीज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके स्ट्रेंथ की बात करते हैं ना, तो इस एरिया में जो सपोज दिस इज द मैग्नेट और ये आपका क्या होगा, फील्ड हो गया, ठीक है। तो ये फील्ड इतना ही आपका यूनिफॉर्मिटी एक समान होना चाहिए। इट मीन दैट कि ऐसा नहीं कि स्टेबिलिटी अलग अलग हो, तो उसके बाद आपका क्या हो, एक जैसे मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनने की वजह से जो आपका इमेज जो क्वालिटी है इसमें भी लेस समवेयर कम और किसी पर कहीं ज्यादा, तो हमारा जो फ्लक्चुएशन होगा इमेज की क्वालिटी प्रॉपर नहीं है। एंड अनदर थिंग दैट कि फील्ड की होमोजेनिटी, फील्ड की होमोजेनिटी मतलब दैट फील्ड जो बनी हुई है वो भी आपके एक समान ही होना चाहिए। तो गुड परफॉर्मेंस ऑफ आपके जो मैग्नेटिक है ना, गुड परफॉर्मेंस ऑफ दिस मैग्नेट फील्ड के लिए जरूरी क्या है आपका, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, टेम्पोरल स्टेबिलिटी और फील्ड की होमोजेनिटी, ये आपका बराबर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये गुड परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है ना। एंड अनदर थिंग दैट कि फील्ड शुड बी यूनिफॉर्म। फील्ड कैसा होना चाहिए, जो है एक समान होना चाहिए, लाइक यूनिफॉर्म होना चाहिए। क्या चीज आपका, फील्ड। जैसे आपका 5 ppm प्रोटॉन पर, है ना, मीटर, हियर इज
आपका क्या कहते हैं हम, फाइव पर जैसे सपोज 5 ppm, इट मीन्स 5 ppm का क्या मतलब हुआ आपका, ppm मीन्स होता है पार्ट पर मिलियन, दिस इज द पार्ट पर मिलियन, ठीक है ना। तो जो फील्ड है एक समान होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है ना। एंड मेनली स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं, ये तो आपके नॉर्मल एमआरआई के होगा, एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी की 1 ppm होना चाहिए, इट मींस स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। तो दिस आपका जो 1 ppm है ये आपका कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए इन केस ऑफ द स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, क्लियर। तो आपके जितने भी मैग्नेट्स हैं जो यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो सुपर कंडक्टिंग हो, चाहे वो आपका रेसिस्टिव हो, चाहे वो परमानेंट मैग्नेट हो, उन सब में आपका एक यूनिफॉर्मिटीज होना चाहिए किसका, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ की, यानी कि फील्ड को लेकर के, ठीक है। नाउ अबाउट द कॉइल्स, दिस इज अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड, जिसके लिए मैग्नेटिक फील्ड एक और चीज में ऐड कर लेते हैं हम कि SNR वर्ड इस्तेमाल अक्सर होता है। ये SNR क्या होता है, SNR मीन्स होता है सिग्नल टू नॉइस रेशियो, मीन्स सिग्नल टू नॉइस रेशियो। दिस सिग्नल टू नॉइस रेशियो, देखिए हायर फील्ड स्ट्रेंथ होगा जितना आपका, जैसे हम सुपर कंडक्टिंग की बात करते हैं और परमानेंट मैग्नेट की बात करते हैं। देखिए सपोज करिए कि ये सुपर कंडक्टिंग है, इसकी जो फील्ड की स्ट्रेंथ है ये दिस इज द रेंज ऑफ दिस, इसका सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट का, इसकी फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, ज्यादा होगा तो क्या होगा, इसमें ग्रेटर विल बी द सिग्नल भी ज्यादा होगा, और जब सिग्नल ज्यादा होगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक जो आपका जो है फील्ड ज्यादा होने की वजह से सिग्नल ज्यादा होगा, तो SNR भी कैसा होगा, इंक्रीज होगा, क्लियर। हायर द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, सिग्नल विल बी द मोर, सिग्नल भी ज्यादा होगा तो आपके क्या होगा, SNR यानी कि सिग्नल टू नॉइज रेशियो विल बी आल्सो इंक्रीज। जब दोनों ज्यादा होंगे तो जाहिर सी बात है आपकी इमेज क्वालिटी विल बी इंक्रीजेस, ठीक है। और जैसे आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो गया तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि SNR की नॉइज भी कम होगा, जिसकी वजह से आपकी जो क्वालिटी है इमेज की दैट विल बी द रिड्यूस्ड होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कॉइल के बारे में। नाउ अबाउट द कॉइल्स, देखिए कॉइल्स मतलब क्या होता है कि जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जो रिसेसिव और ट्रांसमिट करने का जो काम करता है दैट इज द कॉइल्स। और इसमें मेनली आपका 3 कॉइल है जो यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज द स्टीम कॉइल, आई ऑलरेडी राइट डाउन दिस, ठीक है ना, डायग्राम स्टीम कॉइल। अनदर इज दैट gradient coil and third one is that the RF coil। कितने कॉइल हो गए हमारे पास, 3 कॉइल। इट इज 3 टाइप ऑफ कॉइल्स एंड which first one is that SIM coil, दूसरा आपका है gradient coil and the third one is that RF coil, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल सिम कॉइल क्या होता है, तो सिम कॉइल जो है एक, हम इसी सिम कॉइल की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिम कॉइल रन करता है, इट वर्क्स विद द DC करंट। इसके साथ वर्क कर रहा है, ये वर्क्स विद द डायरेक्ट करंट एंड मेक द मेन मैग्नेटिक यूनिफॉर्म्स थ्रू आउट द इमेजिंग वैल्यूज। इट्स वर्किंग विद द DC करंट, और ये आपके जो मैग्नेटिक जो फील्ड है, मेन मैग्नेटिक जो फील्ड है उसको यूनिफॉर्म मेंटेन करके रखता है। इट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल सिम कॉइल हो गया। सिम कॉइल के बारे में फर्स्ट है आपका इट वर्क्स विद द DC, है ना। एंड सेकंड इज दैट, सेकंड फीचर क्या है इसका, सेकंड फीचर इज दैट कि ये मेन मैग्नेटिक फील्ड, मेन मैग्नेटिक जो फील्ड है उसको यूनिफॉर्म करके रखता है, यूनिफॉर्म, क्लियर। तो थ्रू आउट द इमेजिंग वैल्यूज।
Now the second one is the gradient coil. What is the gradient coil? Here is that gradient coil. ग्रेडियंट कॉइल जो है आपका एक ग्रेडियंट जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है इसमें प्रोवाइड किया जाता है आपका, और ये अप टू 20 मिली है ना टेस्ला पर एम. देयर इज 3 सेट्स ऑफ ग्रेडियंट कॉइल है ना दैट कैरी द डायरेक्ट करंट. 3 सेट ऑफ gradient coil. It's here is the 3 sets of the gradient coil जो कि कैरी करता है DC करंट. ठीक है ना, 3 सेट होता है. ये दिस ग्रेडियंट कॉइल किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं हम? इट्स ग्रेडियंट मैग्नेटिक जो आपका है स्ट्रेंथ उसको बरकरार रखने के लिए, और ये 3 सेट ऑफ ग्रेडियंट कॉइल होता है जो कि आपकी कैरी करता है डायरेक्ट करंट को लेकर के. तो देयर आर 3 सेट्स ऑफ द कॉइल हो गया. ऑल कॉइल्स आर कनेक्टेड टू द एम्पलीफायर. देखिए दिस ग्रेडियंट कॉइल, इस ग्रेडियंट कॉइल में क्या होगा, ये तो आपका मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं हम. आई मीन मैग्नेट जो आपका सिलेंडर था है ना सुपर कंडक्टिंग, उसके इनसाइडेड जो ग्रेडियंट कॉइल प्लेस करते हैं उसकी बात कर रहे हैं. बट दिस इंस्ट्रूमेंट्स ऑल आर कनेक्टेड विद दैट द बैक साइडेड जो इक्विपमेंट रूम होता है यहाँ पर, और इक्विपमेंट रूम में यहाँ पर एम्पलीफायर्स लगा होता है. क्या लगा होता है आपका? एम्पलीफायर. तो दिस एम्पलीफायर इन द एक्स वाई और जेड एक्सिस के एम्पलीफायर लगा होता है, एंड द आल्सो द मेन एम्पलीफायर लगा होता है, मेन एम्पलीफायर. तो इसी मेन जो एम्पलीफायर्स होते हैं, इस एम्पलीफायर से आपका जो ग्रेडियंट कॉइल होता है वो इक्विपमेंट रूम में वायर्स के बीच पे कनेक्टेड होता है. क्लियर? तो ग्रेडियंट कॉइल हुआ आपका. अनदर थिंग इज दैट ग्रेडियंट कॉइल के बारे में कि कनेक्टेड विद द एम्पलीफायर व्हिच कंट्रोल द राइज टाइम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ग्रेडियंट. इट आल्सो टाइमिंग जो रेस हो रहा है आपका बढ़ रहा है उसको, प्लस साथ साथ जो मैक्सिमम जो वैल्यू ऑफ द ग्रेडियंट है उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है. तो दिस कॉइल, अगर ये कॉइल देखिए जो ग्रेडियंट कॉइल है, अगर ये स्विच ऑफ होता है रैपिडली, अचानक से अगर इसे बंद होता है तो उस बंद होता है तो उस कंडीशन में साउंड प्रोड्यूस होता है. ठीक है, इसमें क्या आती है? आवाज आती है इसमें. ठीक है, अब मेकिंग अ नॉइज लाउड. नाउ द थर्ड वन इज दैट RF कॉइल. नाउ अबाउट द RF coil. देखिए RF coil, this is an RF coil which is closely किसके कांटेक्ट में है? आपके टिश्यू के कांटेक्ट में. This the coil, कौन सा coil है आपका? RF coil. RF coil is closely attached to that tissue. यानी कि जब भी हमारा कोई भी coil होगा RF का, RF के coil में आपका बहुत सारे coil आता है. जैसे आपका that is first one is the body coil, second is the head coil, third one is that the phase array coil, fourth one is that आपका transit phased array coils, and also the surface coil. These are the coils. ठीक है ना, जो इसमें आपका क्या आता है? RF coils होते हैं वो. तो बेसिकली हम बात किसके लिए कर रहे थे? हम RF coil की बात करते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल. तो रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल इसमें भी रिसीविंग का भी काम कर सकता है ना, रिसीविंग और या फिर ट्रांसमिट का भी काम कर सकता है. ये किसको? मैग्नेट को. अनदर थिंग इज दैट रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी में भी रिसीव हो सकता है, में भी ट्रांसमिट, या फिर ये सिर्फ क्या हो सकता है? रिसीविंग का भी वर्क कर सकता है. दिस इज क्लियर. दिस RF कॉइल जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा उसके बिल्कुल कैसा होगा? ये परपेंडिकुलर. हियर इज दैट द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज बिल्कुल इसके क्या होगा? परपेंडिकुलर. ठीक है, तो RF प्रोड्यूस, दिस इज द RF. दिस RF क्या होगा? प्राप्त हो रहा है, कैसे प्राप्त हो रहा है? दिस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर. क्लियर? एंड इट शुड बी क्लोज टू द इमेजिनरी पार्ट. में पहले कह रहा था कि आपका जो RF है दिस विल क्लोज टू द पेशेंट, और दिस RF जो कॉइल है ये इंक्लूड्स वेरिएंट्स ऑफ द कॉइल्स
जैसे मैंने अभी बताया था, हेड कॉइल, बॉडी कॉइल, सरफेस कॉइल, ठीक है, एंड फेस्ड एरे कॉइल एंड ट्रांसमिट फेस्ड एरे कॉइल. दीज आर द कॉइल्स which is used in RF coil. So RF coil includes that first one is that body coil, दूसरा that is that head coil, third one is that आपका surface coil, fourth one is that phased array coil and that fifth one is that कि आपका transmit phased array coil. So these coils include radio frequency coils में आपका ये सारे coils included होगा. body coil, देखिए अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी कॉइल के बारे में. तो बॉडी कॉइल जो है ये इंटरनली बिल्कुल इस गैंट्री में ही परमानेंटली स्टैंडर्ड अटैच हो गई है. परमानेंटली स्टैंडर्ड जो गैंट्री है, इट मींस जो आपका होल है ना, अपर्चर है जिस पेशेंट को लेटाते हैं वहां परमानेंटली क्या होगा, स्टैंडर्डली अटैच होगा क्या चीज, बॉडी कॉइल. तो इसमें दोनों चीज होगा, ट्रांसमिट भी होगा एंड रिसीव भी होगा. अनदर थिंग, हेड कॉइल की बात करते हैं. हेड कॉइल क्या होगा, हेड कॉइल मींस जैसे पेशेंट हम लेटाते हैं पेशेंट को, तो हेड कॉइल में बिल्कुल क्लोज होगा कांटेक्ट बिल्कुल पेशेंट के, और वो आपके जैसे ये इसमें डायग्राम विद हेल्प ऑफ डायग्राम, दिस इज क्लोजली अटैच्ड. और अगर ये गैंट्री यहां पर है तो दिस मे बी दैट क्या होगा, ये आपका बॉडी कॉइल. सो तो हेड कॉइल इज क्लोजली अटैच्ड टू द जो आपके हेड पोर्शन है, और इसको मोस्टली हम ब्रेन की स्कैन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. किसके लिए, ब्रेन की स्कैन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. इट आल्सो एक्ट एज अ किसके लिए, आपका रिसीव्स एंड ट्रांसमिट का वर्क करता है. ये दोनों करता है इसमें सिग्नल्स, रिसीव एंड ट्रांसमिट. क्लियर. नाउ अबाउट द सरफेस कॉइल. तो सरफेस कॉइल क्या होता है, सरफेस कॉइल दैट इज द कॉइल जिसमें हम पेशेंट की बॉडी पार्ट्स को बिल्कुल क्लोज रखते हैं. सपोज करिए कि मैंने अपना स्कैन करवाता हूँ शोल्डर का, तो दैट शोल्डर का कॉइल होगा, ठीक है ना. एंड ऑल्सो अगर मैं बॉडी का बॉडी की फेस टॉर्सो का कॉइल लगाता हूँ तो दैट इज द बॉडी कॉइल, वो हमारे बिल्कुल बॉडी के कांटेक्ट होगा. इफ आई विल डू क्या है कि नेक पोर्शन का करूँ, स्पाइन का करते हैं हम, तो बॉडी के बिल्कुल कांटेक्ट में है, ठीक है. तो दीज आर द कॉइल्स ऑफ सरफेस कॉइल, मतलब सरफेस एरिया को टच होना चाहिए, दैट इज द सरफेस कॉइल. दिस इज ओनली वर्क विद द रिसीव सिग्नल्स. इसमें क्या था, दिस रिसीव भी करता है आपका एंड ऑल्सो ट्रांसमिट. हियर इज ऑल्सो रिसीव एंड ट्रांसमिट, बट हियर इज ओनली एंड ओनली रिसीव करता है इसमें सिग्नल. क्लियर. इट इज रिसीवर ओनली. Another thing that is the phased array coil. Now this is the phased array coil. देखिए phased array coil है जो है, इस coil में हम एक तरीके से मल्टी चैनल coil भी कह सकते हैं इसको. मल्टी चैनल coil इसलिए क्योंकि 4 या 4 से अधिक, 4 या 4 से अधिक जो आपके coils हैं वो यूज करते हैं, सिग्नल रिसीव करते हैं और एक साथ ही उस सिग्नल को शो करता है. इट इज पहले तो इंडिविजुअली होगा एंड देन इट कंबाइन द सिग्नल्स, एंड सिग्नल जब कंबाइन होगा इट विल सोर्स, ठीक है ना. तो हियर इज रिसीव का हो रहा है काम, बट 4 या उससे ज्यादा जो कॉइल्स है दैट इज यूज्ड इंडिविजुअली अलग अलग, लेकिन जब वो एक साथ सिग्नल मैच करते हैं तब. बट व्हाई दिस इज यूज्ड, बिकॉज इससे एक एडवांटेज मिलता है, एक तो आपका नो नॉइस, यानी कि जो नॉइस होगा, जो साउंड प्रोड्यूसिंग होगा वो थोड़ा सा स्लो होगा. एंड अदर इज कि जो आपका एसएनआर है, दैट एसएनआर जो है वो आपका इंक्रीज होता है. एसएनआर इंक्रीज हो रहा है मतलब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, जिससे आपके मैग्नेटिक है ना ट्रांसमिशन ऑफ पेशेंट और इवन द रिसीविंग दैट विल बी द मोर, और एसएनआर बढ़ेगा जिससे इमेज की क्वालिटी बेटर होगी, ठीक है. नाउ अबाउट ट्रांसमिट फेस्ड एरे कॉइल, फिफ्थ वन. तो ट्रांसमिट फेस्ड एरे जो कॉइल है ये प्रोड्यूस करता है आपका डायरेक्ट करंट से. ईच एलिमेंट्स,
हर एक एलिमेंट्स, ईच एलिमेंट्स प्रोड्यूसेस करंट, कौन सा करंट, ठीक है ना, डीसी, हैव अ स्पेशल एम्पलीफायर्स, कंट्रोल द एम्पलीट्यूड एंड फेज, मेक देम इंडिपेंडेंट। मतलब ट्रांसमिट जो फेज एरे की बात करते हैं हम, ये तो प्रोड्यूस कर रहा है, क्या प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस करंट। व्हाट इज प्रोड्यूसिंग, ट्रांसमिट फेज एरे कॉइल, ये प्रोड्यूस कर रहा है, प्राप्त हो रहा है इसे हमें करंट, ठीक है ना, इन ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट में, इन ईच एलिमेंट, ठीक है। तो हैव अ स्पेशल टाइप है, इसलिए अगर हर एक एलिमेंट में हमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है इसमें, तो जाहिर सी बात है इसका मतलब इसके लिए एक कोई अलग एम्पलीफायर यूज करेंगे, नॉट दैट विल बी द, जैसे पहले इस्तेमाल करते थे वो नहीं होगा। तो इट इज कंट्रोल द एम्पलीट्यूड, आयाम इस एम्पलीफायर से, दैट एम्पलीट्यूड कैन बी कंट्रोल्ड एंड फेज मेक देम इंडिपेंडेंट। दिस इज अबाउट द एमआरआई कॉइल के बारे में। In MRI, now the topic is biosafety. What is mean of the biosafety? देखिए हमने MRI सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अब MRI जब सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं तो we have to know, हमें ये जानना ज़्यादा जरूरी है कि ये सेफ है कि नहीं है, क्लियर। जैसे हम सिटी स्कैन के बारे में कह सकते थे कि सिटी स्कैन में रेडिएशन का प्रोडक्शन होता है, इट मीन एक्सरे का प्रोडक्शन। तो एक्सरे इज हार्मफुल फॉर पर्सन्स, लोगों के लिए, ठीक है ना, ह्यूमन बीइंग के लिए क्या हुआ, चाहे कोई से भी हो, आप उसे रेडिएशन देते हैं तो रेडिएशन इज हार्मफुल फॉर, ठीक है ना, टेक्नीशियन हो चाहे वो पेशेंट हो, आप किसी भी आप एक्सरे देते हो। तो इन केस ऑफ एमआरआई इज सेफ। किसके लिए सेफ है कि इसमें नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन इज नॉट प्रोड्यूसिंग, हमें प्राप्त नहीं हो रहा किसी भी तरीके का रेडिएशन, तो इट इज सेफ। ये क्या है, सेफ है। वन थिंग इज दैट कि ये हजार्डियस कैसे हो सकता है, ये हजार्ड कैसे हो सकता है। तो हजार्ड कैसे हो सकता है इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल एमआरआई में हजार्ड कैसे होने के चांसेस, एमआरआई में कैसे होने के चांसेस। वन थिंग दैट कि आपने क्या है, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज द स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड से हो सकता है, ग्रेडियंट के फील्ड से हो सकता है आपको किसी तरीके से नुकसान। इट मींस स्टैटिक फील्ड से कैसे, सपोज करिए कि मेरा एमआरआई होने वाला है ना, और मैं किसी तरीके से जो है मुझे प्रिस्क्राइब किया गया था कि डू नॉट टेक एनी मेटलिक थिंग्स, है ना, डू नॉट कैरी द एनी मैग्नेटिक थिंग, यानी कि आयरन थिंग्स, कि किस कहाँ पर, दैट इक्विपमेंट रूम, आई मीन मैग्नेटिक रूम। तो मैग्नेटिक रूम में अगर गलती से मेरे पास से कुछ लोहे का सामान चला जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसके फील्ड में आते ही दैट मैग्नेट विल पुल, किसको पुल करेगा, खींचेगा, जो आप लोहे की चीज लेके जा रहे हो। तो उससे क्या होगा, हजार्ड होने के चांसेस हैं, हो सकता है चोट लग जाए, इस तरीके से चोट लगे, या फिर कुछ और जैसे एक्सीडेंटल केस अभी एज प्रेजेंटली जो है बहुत सारे, जैसे मुंबई में केस आया था कि दैट सिलेंडर वाज कैरी, कहाँ कैरी कर गया था वो, दैट मैग्नेट रूम में, और दैट मैग्नेट हैज पुल्ड द आयरन, और उसके बाद से वो ऑक्सीजन दैट ओपन, और उसके बीच में कौन दब गया था, दैट पर्सन जो कि वो कैरी करके लेके जाता था। बट दे डोंट नो, वी डोंट नो अबाउट दैट कि वो मैग्नेट भी इस तरीके से उसकी जान ले सकती है। तो मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आते ही क्या हुआ, दैट पुलिंग ऑफ सच आयरन थिंग्स, मैग्नेटिक, है ना। तो दिस इज द फर्स्ट हैजार्डस कंडीशन क्या हुआ, है ना। वन थिंग इज, अनदर थिंग इज आरएफ फील्ड, क्रायोजेनिक लिक्विड, पहला क्या था, आयरन और सच मैग्नेटिक अट्रैक्टिव थिंग्स, ठीक है ना, वस्तु लेके नहीं जाना है। दूसरा है आपका क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक मतलब जितने भी यहाँ पर लिक्विड इस्तेमाल कर रहे हैं हम, जैसे हीलियम के लिक्विड हो गया, नाइट्रोजन लिक्विड, दिस लिक्विड्स आर यूज्ड। इसमें अगर हमने प्रेशर जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करके नहीं रखा, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, बॉइलिंग हुआ, बॉइलिंग ज्यादा हुआ, उसका हीलियम लेवल ज्यादा बढ़ गया, तो उस
उस कंडीशन में हजार्डस होगा, दैट विल बी द एनिहिलेशन होने के चांसेस रहेगा। तो वो एरिया दैट कॉलोनी जहां पर आपका एमआरआई सिस्टम प्लेसिंग है दैट मे बी अफेक्ट और दैट एनवायरनमेंट को भी वो प्रॉब्लम करेगी, ठीक है ना। थर्ड वन इज दैट द क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया, कई लोग इतना ज्यादा डर जाते हैं, डर होता है उसमें एमआरआई को लेकर के कि वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं, बेहोश ही हो जाते हैं बिल्कुल, ठीक है ना। तो एक तरीके से डर हो गया, तो दैट इज द क्लस्ट्रोफोबिया। एंड हो सकता है, एंड फोर्थ वन इज दैट द नॉइस। इसमें आवाज ज्यादा होती है तो कोई कहे कि मेरे को अब सुनाई कम देने लग गया, नहीं ऐसा कुछ हो सकता है डिसीजन। बट इसके लिए क्या है कि हम मोस्टली तो एमआरआई टेक्नीशियंस दैट विल प्रोवाइड आपको क्या प्रोवाइड करेगा, कंप्लीटली पैक करने के लिए आपके कान को, ठीक है ना, एयर को। तो दैट इज द hazardous conditions can be occur, iron that such magnetic attractive things should not carry, है ना, don't carry them कहाँ, मशीन रूम में। Another thing, cryogenic liquids जो हमेशा always maintain होना चाहिए रीडिंग के बेस पे उसका, always take the reading, डेली लेना पड़ता है रीडिंग। और अगर इसमें थोड़ा सा भी क्रायोजेनिकली बॉइलिंग ऑफ हीलियम हुआ तो इफेक्ट होने के चांसेस रहेगा। क्लस्ट्रोफोबिया एंड नॉइस, दिस इज अबाउट द बायोसेफ्टी, और ये में भी द हजार्ड। तो बायोसेफ्टी में एक और चीज है आपका कि दिस इज लिमिट सेफ होगा, कैसे सेफली कैन बी लिमिट, जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस होता है किसके लिए, किसी भी चीज के लिए, किसी भी इक्विपमेंट यूज करते हैं आप, तो सबके लिए एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन होता है। उस गाइडलाइन को अगर आप फॉलो करते हैं तो इट इज वेरी सेफ, बहुत ज्यादा सेफ रहता है। तो दिस एमआरआई सिस्टम के लिए एक्सट्रीमली सेफ है ना, यूज्ड विद इन द रेगुलेटरी गाइडेंस ऑफ FDA USA, बिकॉज दिस आर कंट्रोलिंग बाय USA। इंडिया में तो अभी तक नहीं बढ़ा मेरे ख्याल से, ठीक है ना। इसलिए नाउ द इन एमआरआई में जो हम स्पेशल जो सीक्वेंसेस लेते हैं इमेजेस के लिए ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है ना। जैसे आपके पास कोई पेशेंट आता है, दैट पेशेंट इज, है ना, द पेशेंट्स कंप्लेन कि वो किसी तरीके से स्टीमिक है। स्टीमिक कंडीशंस मतलब आपका स्टीमिया में, आपका ट्रांजिएंट स्टीमिया में आपका पैरालिसिस इफेक्ट हो सकता है, मायोकार्डियल जो प्रॉब्लम होगा उसको किसी तरीके से प्रॉब्लम हो सकता है। ब्रेन में जो फ्लो होगा, है ना, आर्टरी में, वो कहीं तरीके से ऑब्स्ट्रक्टेड होगा, थ्रोम्बोसिस हो गया। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इमेजेस कौन कौन सा लेंगे, दैट इज द डिफरेंट सीक्वेंसेस। जिसको हेमोरेज होगा, जिसके हाई बीपी हो गया, स्ट्रोक पेशेंट हो गया, दैट मे बी द डिफरेंट सीक्वेंसेस, उसके लिए स्पेशल सीक्वेंसेस काम करता है, ठीक है ना। बट मेनली जो हमारे एमआरआई जो सीक्वेंसेस है जो हम स्कैन लेते हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज दैट द T1, यानी कि T1 वेटेड इमेज। दिस T1 वेटेड इमेज जो हमने पहले इसके बारे में पढ़ा था, दिस इज द कंडीशन ऑफ, कौन कौन सा कंडीशन था, दिस इज द MXY एंड दिस इज द MZ। तो दिस जो लॉन्गिट्यूडनल इज गोइंग टू, इसमें चेंज हुआ था आपके हॉरिजॉन्टल कंडीशन में, दैट टाइम वी ऑब्टेन द T2 इमेज, बट जो लॉन्गिट्यूडनल रिवर्स आया दैट वाज द हायर क्या था आपका लॉन्गिट्यूडनल, तो हमें T1 वेटेड इमेज मिलेगा। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो जितने भी इमेजेस होता है उन सब इमेजेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन में इस्तेमाल करते हैं दैट इज द TR एंड TE, रिवर्स ऑफ टाइम एंड इको टाइम, ठीक है ना। तो ये है, अगर इसमें एक नॉर्मल रेंज होता है, इस रेंज पे आपको पर्टिकुलरली फिलअप करना पड़ेगा, तब आपको T1 इमेज, जैसे द TR शुड बी, जो TE है दैट TE शुड बी द लेस एंड TR शुड बी द मिनिमम टू मिनिमम अप्रोक्सीमेटली 500 के आसपास होना चाहिए। लाइक आल्सो T2 इज अप्रोक्सीमेटली रेंज ऑफ 3000 के आसपास होना चाहिए। तो इसी तरीके से T1 T2 इमेजेस विल बी ऑब्टेन, प्राप्त होगा हमें। दूसरा GRE, GRE का मतलब है जिसको
पेशेंट हम स्ट्रोक पेशेंट के लिए लगाते हैं, जो हैमरेज कंडीशंस होता है उसके लिए लगाते हैं, या किसी को इंजरी हो गई तो उस कंडीशन के लिए हम स्कैन करते हैं। तो ये हैमरेज जो फ्लो है आर्टरी में एंड किसी तरीके से कलेक्शन हो गया ब्लड का, सिर में कहीं क्लॉट हो गया, तो उसके लिए हम जीआरई का सीक्वेंस लगाते हैं। तो जीआरई का सीक्वेंस मतलब होता है ग्रेडिएंट रिकॉल इको, इट्स फुल फॉर्म, दिस इज द शॉर्ट जीआरई, ग्रेडिएंट रिकॉल इको, ठीक है। अनदर थिंग द स्टर, स्टर मतलब होता है द सप्रेसिंग ऑफ, सप्रेस करके आपका किसको, फैट को सप्रेस करता है, जो यानी कि जो मसल्स होता है या बॉडी में जितने भी आपके किसी भी, है ना, जैसे मसल्स हो गया उसको सप्रेस करेगा, ब्लड होगा, कोई फ्लूइड होगा, उसको हाइपर, है ना, हाइपर टेंस कंडीशन में दिखाता है, मतलब ज्यादा दिखाता है, नॉट हाइपो, हाइपर। तो उस कंडीशन दैट इज द स्टर इस्तेमाल करते हैं। फुल फॉर्म इज द शॉर्ट टर्म इन्वर्शन रिकवरी, शॉर्ट टर्म इन्वर्शन रिकवरी। Another is the flare image. So fluid attenuated immersion recovery. This fluid attenuated immersion recovery is mainly used in brain condition because sometimes क्या होता है कि the patient is affected with the meningitis conditions. तो उसमें CSF क्या होगा, meningitis की वजह से swelling up होगा, तो वो clarification या fluid में जो आपके जो borders है जिसके वेंट्रिकल्स के, तो सराउंडिंग एरिया में कुछ तरीके से एडिमा प्रोड्यूस हो रहा हो, तो इन सब कंडीशंस के देखने के लिए हम फ्लेयर यूज करते हैं, दैट इज द फ्लेयर में फ्लूइड एटेन्यूएटेड इन्वर्स रिकवरी। एंड 3D इमेज, 3D मतलब होता है प्रोटॉन की डेंसिटी के लिए देखने वाला इमेज। तो दिस इज अबाउट द एक नॉर्मल एमआरआई सीक्वेंसेस है। सम स्पेशल सीक्वेंसेस व्हिच इज यूज्ड इन एमआरआई, जैसे एमआरआई, एमआरआई मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी। तो एंजियोग्राफी मतलब होता है कि जब तक आप एंजियो यानी सीटी स्कैन में जब तक आप कॉन्ट्रास्ट नहीं दोगे तब तक आप आर्टरी या वेन्स को नहीं देख सकते। आर्टरी को देखना मतलब आर्टरियोग्राफी, वेन को देखना मतलब वेनोग्राफी। तो एमआरआई मतलब विदाउट गिविंग द कॉन्ट्रास्ट जो आपका एंजियो है मतलब आर्टरी को हम देख सकते हैं। तो दिस इज स्पेशल सीक्वेंस जो कि आपका फैसिलिटी कहाँ है, एमआरआई में, ठीक है। Another is that diffusion. Diffusion जब मैं पहले भी बात कर रहा था कि कोई इस्केमिक पेशेंट हो, थ्रोम्बोसिस कंडीशन आता है तो हम डिफ्यूजन इमेज लेते हैं, ठीक है ना। डिफ्यूजन मतलब होता है डिफ्यूजन वेटेड इमेज, और दिस डिफ्यूजन इमेजेस इज सीन इन पैरालिसिस कंडीशन। इंफार्क्शन देखा जाता है, व्हाट वी सी इंफार्क्शन, वी सी द इंफार्क्शन, क्लियर। परफ्यूजन एक फंक्शनल इमेजिंग सिस्टम है जिसमें आपका जितने भी आपके न्यूरो फाइबर्स है, नर्व फाइबर्स है, उसको देखने के लिए हम परफ्यूजन इमेज इस्तेमाल करते हैं। अनदर इज द एमआरएस, एमआर इज द मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। दिस स्पेक्ट्रोस्कोपी इज मेनली डन विद द टू सी द ग्रेडिंग ऑफ, किसको देखने के लिए, ग्रेडिंग ऑफ लो ग्रेड हाई ग्रेड जो आपके ट्यूमर्स हैं उनको देखने के लिए। तो इट मींस वी सी द केमिकल्स डिफरेंस, केमिकल डिफरेंस बिटवीन पैथोजेनिस, बिटवीन पैथोजन एंड नॉर्मल सेल्स। देखिए केमिकल का कंपोजिशन जो है ज्यादा कहाँ होता है, जहां पर पैथोलॉजी होता है। तो कंज्यूमिंग ऑफ मोर एंड मोर केमिकल्स, ग्लूकोज, तो वो कहाँ होगा आपके, जो भी आपके कैंसर्स होगा उसमें, ट्यूमर्स होगा उसमें। बट हम इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को ग्रेडिंग देखने के लिए कि उस केमिकल जो कंपोजिशंस है उसमें ग्रेडिंग कितना है, तो उसको हम एमआरएस के थ्रू से देखते हैं। दैट इज द स्पेशल सीक्वेंसेस आल्सो इन एमआरआई, ठीक है। कुछ अदर्स भी लेते हैं जैसे फिएस्टा, स्मॉल थिंग सेक्शनिंग, जैसे आपके नर्वस सिस्टम को देखने के लिए। तो इन केस ऑफ द ब्रेन, ब्रेन में आपका क्या हुआ, आपका मोस्टली तो आपका जो ब्रेन है, ब्रेन में आपका जो ब्रेन स्टेम है, तो ब्रेन स्टेम रीजन से ज्यादातर क्या होगा, अराइजिंग ऑफ दिस इज ब्रेन स्टेम एंड दिस ब्रेन स्टेम has, this is the pons, this is the medulla and this is midbrain, ठीक है। तो these midbrain, pons and medulla
बोलेगा तो अराइजिंग ऑफ क्या चीज, नर्व, ठीक है ना, जो आपके इसमें ब्रेन में जो आपके बहुत सारे जो नर्व्स रहता है आपके फोर्थ नर्व से लेकर के थर्ड नर्व से लेकर के आपके कितना जितना भी आपके 12th नर्व तक अराइजिंग होगा कहाँ से, मिड ब्रेन यानी कि ब्रेन स्टेम से। तो वहां पे हम क्या करते हैं समटाइम कि यहाँ पर किस तरीके से प्रेशराइज होने की वजह से कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन हुआ तो यहाँ जो मेन आपके जो न्यूक्लियस है जहाँ से ओरिजिन हो रहा है ये कंप्रेस हो गया या कुछ और डिफेक्ट्स आ गए जिसकी वजह से हमारे जो ब्रेन में अपने आई मीन जो कमांडिंग ऑफ नर्व है जहाँ कमांड करता है वो उसमें कहीं से कहीं पाल्सी आ जाता है। पाल्सी मतलब काम नहीं कर रहा, वो फेशियल पाल्सी हो गया, बेल्स पाल्सी जिसको कहते हैं। तो वो कंडीशन में हमें एमआरआई सीक्वेंस इस प्रॉपर एरिया को देखने के लिए कि उस न्यूक्लियस एरिया में या उस नर्व में किसी तरीके से कोई डिफेक्ट नहीं है, ठीक है, उसको देखने के लिए हम फेस का सीक्वेंस चलाते हैं। वैसे आपका 3D आपके 3D FGR 3D SPGR 3D SPGR आपके जो है ये फोरियर टेक्निक है, ये इस्तेमाल करते हैं हम जो आपकी एपिलेप्सी पेशेंट के लिए थिन सीक्वेंसेस देखने के लिए ताकि हिप्पोकैम्पल रीजन पर या फिर आपके CSF जो कंटेनिंग रीजन है